हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट पर। जैसा कि हम यहाँ पर स्टार्ट किए हुए हैं परीक्षा वाड़ी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंट सीरीज को, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक है एसके ओझा की। ये बुक है काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपने बहुत लोगों ने बुक देखी होगी, जिसमें सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, सारे फैक्ट्स सिलेक्टेड है। इनको मैंने जो है वन बाय वन जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जितने इंपॉर्टेंट इनके क्वेश्चन हैं इस बुक के, वो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो मैंने कल के पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था फर्स्ट चैप्टर से, जो था पर्यावरण का बेसिक नॉलेज, और जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिए थे। आप जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में आपको कवर करा दिए थे। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को जरूर देखिएगा। ये आपका जो है कल कहाँ तक कंप्लीट हो गए थे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। आप जैसा देख पा रहे हैं, ये हमारी इमेज, इसके बारे में भी मैंने बताया था, ये बुक की ही इमेज मैंने क्रॉप की है। और घटनाएं नाभिकीय रिएक्टर से होने वाली ये भी बता दिए थे, और इसी पे हम चल रहे थे। लास्ट जो है हमने एंड किया था वीडियो को, 30 मिनट की वीडियो थी जिसमें हमने एंड किया था ओजोन डिप्लीशन पर। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये जो है ओजोन क्षरण किसकी वजह से होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सीएफसी। नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से हमें जो है मिलते हैं, यानी कि नुकसान करते हैं? सुपर सोनिक जेट विमान से जो निष्कासित होती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। और सीएफसी आपकी रेफ्रिजरेटर है, प्ररोधक है, ठीक है, एयर कंडीशनर है, यहाँ से सीएफसी जो है प्रोड्यूस होती है। तो ये दोनों जो है केमिकल्स हानिकारक हैं, जिससे जो है ओजोन परत का क्षय होता है। O3 ओजोन का फार्मूला है और किस में कन्वर्ट कर देता है? ऑक्सीजन में। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम कवर करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगर आपने वीडियो नहीं वॉच किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। नेक्स्ट है परावैंगनी विकिरण फोटोकेमिकल प्रक्रियाओं को तेजी कर देता है। जो अगर आपकी जो है ओजोन परत का क्षय हो गया, अगर ओजोन परत अगर क्षय हो गई तो क्या होगा? परावरणी जो परावैंगनी विकिरण है वो पृथ्वी पर इन्वायरमेंट में आने लगेगा, जिससे क्या होगा? फोटोकेमिकल प्रक्रियाएं जो हैं तेजी हो जाएगी जिनमें, और जिसके कारण क्या बनेगा? जहरीला कोहरा बनेगा, जो हम लोगों के लिए नुकसानदायक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, किस प्रकार के वैज्ञानिकों ने प्रकृति को सर्वशक्तिमान एवं नियंत्रक माना है? ठीक है, कि प्रकृति क्या है? सर्वशक्तिमान है और नियंत्रक है। और कहा है कि मानव जीवन पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है। इसमें आते हैं नियतिवादी भूगोल वेदता। इनको कहते हैं हम क्या? नियतिवादी भूगोल वेदता, जो प्रकृति डिपेंडेंट हर चीज को मानते हैं। इसमें आते हैं हम्बोल्ट, रेटजेल, कार्ल रिटर। इसको हम निश्चयवाद भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रभुत्व जो है 1920 तक बना रहा। इस सिद्धांत में माना गया है प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके जो वैज्ञानिक हैं हम्बोल्ट, रेटजेल, कार्ल रिटर, ये मानते हैं कि प्रकृति ने ही मनुष्य को बनाया है। नेक्स्ट, धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा। इसमें जो है सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? ब्रैटलैंड 1987 में। ठीक है, धारणीय एवं स्थायी विकास की अवधारणा। नेक्स्ट है, स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जो स्थायी विकास की जो बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड आपको जो है क्यों आपको पढ़ना है? सतत विकास जिसको हम बोलते हैं, सतत विकास इंडेक्स पूछा जाता है। 2023 का सतत विकास इंडेक्स अभी हम आपको बताने वाले हैं कि कौन टॉप पर रहा है और भारत की पोजीशन क्या है। तो आपको जरूर ये ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसे हम धारणीय या स्थायी विकास या सतत विकास भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी अवधारणा जो है प्रतिपादक कौन थे? ब्रैटलैंड। पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। फिर स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये सतत विकास की जो बात हुई है, देखो प्रतिपादक ब्रैटलैंड थे 1987, लेकिन जो सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में 2002 में हुआ था। स्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का पहली बार जो प्रयोग किसने किया था? IUCN ने किया था। इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, इन्होंने क्या किया था? इसने जो क्या किया था? शब्द पहली बार प्रयोग किया था। कौन सा? स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी। सतत विकास की सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? IUCN ने। इसने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति के रिपोर्ट में, किसकी रिपोर्ट में? विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में पहली बार प्रयोग किया गया था। किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, जो सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन
की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई है? ये की गई थी जोहान्सबर्ग सम्मेलन को 2002 में। यहाँ पर भी आपका जो है पूछा गया सतत विकास यानी स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जोहान्सबर्ग में। तो इसे द्वितीय विश्व पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट, धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र होते हैं। सतत विकास के 5 क्षेत्र देखिए आप, जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता। भारत में धारणीय स्थायी विकास बोले तो के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, ये पूछा जाता है। तो सौर ऊर्जा और पवन और जल विद्युत ऊर्जा आपका भारत में जो है स्थायी विकास में सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट, धारणीय विकास, स्थायी विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके उपभोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? यह प्राकृतिक संसाधन का। नेक्स्ट, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहां पर अवस्थित है? ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है नागपुर में। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। और आपको जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। आप हमें क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि हमें पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ये पूरी बुक का क्या है, एक तरीके का सार है। आपको बुक नहीं खरीदनी है, बुक नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ उसका सार समझना है। वहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैंने क्या किया है, अपनी इस वीडियो सीरीज में इंक्लूड किया है, जिसमें हम पूरी पर्यावरण से रिलेटेड, और पर्यावरण के क्वेश्चन आते ही है, जीएस जीके हो या डायरेक्ट कहीं जो है खुद का सेपरेट सब्जेक्ट होता है, टेट और सी टेट, ठीक है, यूपीएससी के जो भी एग्जाम होते हैं वहां पर ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारे वही क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं जो अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन बन जाता है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, इसको बोलते हैं ईपीए शॉर्ट में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका अन्य नाम है, इसको हम बोलेंगे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, यानी कि छाता विधान। किसको बोलेंगे? ईपीए को, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को। नेक्स्ट, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना पूछी गई है, कब हुई थी? 1987 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण। नेक्स्ट, रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 कब और कहां आयोजित हुआ था? 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में ये हुआ था, ठीक। अब इंपॉर्टेंट जो है रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। इस बार भी कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन आपको सतत विकास से जरूर मिलेगा। यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। अब हम इसकी बात करेंगे, सतत विकास एवं सूचकांक। सतत विकास की अवधारणा में पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए क्या करना, बचाए रखने पर ध्यान रखा जाता है। जैसा कि अभी पिछला हमने अभी देखा था कि यहाँ पर जो है ये देखो, ये जो है IUCN ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का पहली बार प्रयोग किया था IUCN ने, और इसमें जो था क्या है, विश्व संरक्षण रणनीति रिपोर्ट होती है, संरक्षण की बात की जाती है इसमें। तो इसी से रिलेटेड जो है आपका देखो यहाँ पर दिया गया है इन डिटेल, सतत विकास की अवधारणा में पर्यावरण के अनुरूप, किसके अनुरूप? पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ ही, विकास तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए, आगे की पीढ़ियों के लिए बचाए रखने पर ध्यान रखा जाता है, इसलिए ये रिपोर्ट दी जाती है। 2002 के जोहान्सबर्ग सम्मेलन रियो 10 का मूल मुद्दा ही क्या था? सतत विकास। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जोहान्सबर्ग 2002 का मूल मुद्दा क्या था? तो ये था सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था कि 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात, यानी कि 2012 में, 1992 से 2012 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में रियो 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, ठीक है। यह पूछा जाता है इस सम्मेलन में भारत में हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी को प्रभावित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। यह पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अब 2023 की जो है SDG क्या करते हैं, रिपोर्ट को देख लेते हैं कि जो सतत विकास की जो रिपोर्ट है 2023 की, उसमें देख लेते हैं। ये जो है रिपोर्ट है, इसमें टॉप 5 की आप शो हो रहे होंगे। 2023 की जो है SDG इंडेक्स है, स्कोर एंड रैंक। तो रैंक जो है सबसे नंबर 1 रैंक पर फिनलैंड आता है, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा स्कोर प्राप्त किया है, वो है 86.8। तो नंबर 1 पर आपका फिनलैंड,
नंबर 2 पे स्वीडन, जो सतत विकास में काफ़ी अच्छे जो है कारगर सिद्ध हो रहे हैं। इन्होंने अपने कंट्री का सतत विकास के जो मैक्सिमम उद्देश्य हैं उनको पूरा किया है। तो पहले फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, ठीक। और इसके बाद की देखो रिपोर्ट देख लीजिएगा, अभी भारत की रिपोर्ट भी आपको पता चलेगी कि भारत की रैंक कितनी है और उसका स्कोर कितना है। ऑस्ट्रिया के बाद आपका फ्रांस है, नॉर्वे है, जेचिया है, और फिर पोलैंड है, यूनाइटेड इस्टोनिया है, यूनाइटेड किंगडम यानी लताविया। 14 तक तो हमने इनको सिलेक्ट किया है कि ये सतत विकास में इनका स्थान। भारत का जो है आप स्थान ये देख लीजिए, भारत का इसमें स्थान 112वां स्थान, सतत विकास में 112वें स्थान पर इंडिया की पोजीशन 2023 में रही है, और इसका स्कोर जो है 63.4। अभी भी जो है सतत विकास में भारत बहुत पीछे है, टॉप 100 में भी लिस्ट में नहीं आ रहा है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि सतत विकास पर ध्यान देना है, और इसमें सतत विकास में क्या क्या है आपके देखो मुद्दे, हरित क्रांति पर, ठीक। और भी जो है क्या करना है, सौर ऊर्जा, यहाँ पर देखिएगा सौर ऊर्जा, इसमें भी अभी पीछे हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है, जिससे कि इन्वायरमेंट सुरक्षित रहे, पर्यावरण को नुकसान ना हो, उस पर यह वर्क करता है कि विकास करना है, पूरा ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ये यहाँ पर जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बुक में जो अभी तक जो है दिए गए हैं इस चैप्टर के। तो ये चैप्टर जो है एंडिंग पे है। तो ये फर्स्ट चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू है, उनको सिलेक्टेड किया गया है, आपको सामने इमेज दिख रही है, और ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने वाले हैं। तो आइए इनको हम कवर कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? गलत पूछा गया है, कौन सी है पढ़िए। पर्यावरण की कार्य प्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, ठीक है। पर्यावरण की जो कार्य प्रणाली है कैसे संचालित होती है, प्राकृतिक नियम, ये आपका सही है, ये आपका सही है। और यहाँ पूछा गया, गलत पूछा गया, ठीक है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है, ये भी सही है, एकता विद्यमान है। नंबर सी, पर्यावरण को भौतिक संसाधनों का भंडार है, ओके सही है, लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। अरे भाई क्यों, पर्यावरण की बात करें तो भौतिक तो संसाधन है ही, साथ ही में जैविक संसाधन भी हैं, ठीक है। जीव जंतु हैं, जीवों से खाली भौतिक ही संसाधन नहीं है। पर्यावरण की आपको परिभाषा शुरुआत में बताई थी और आपको पता भी है, तो इसका मतलब ये यहाँ कहीं ना कहीं गलत है। भाई दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, भौतिक संसाधन भी और आपका जैविक संसाधन भी, और यहाँ पर लिखा है नहीं, तो इसका मतलब ये गलत है, गलत पूछा गया था। नेक्स्ट, पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है, ओके होती है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा सी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? प्राकृतिक नियम से जो संचालित नहीं होती है वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। नंबर 1, खाद्य श्रृंखला। भाई खाद्य श्रृंखला होती है। वातावरण की बात करें, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो ये भी होता है, ऊर्जा प्रवाह भी होता है, जैव भू रासायनिक चक्र भी होता है। अगर नहीं होता है प्राकृतिक की बात की, प्राकृतिक नियम, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, भाई प्राकृतिक नियम से नहीं चलता है, मानव प्रेरित होता है कि हम लोग इसको जो है अपने हिसाब से उसको ढालते हैं पारिस्थितिक तंत्र को। तो इसमें कौन सी नहीं होती है संचालित प्राकृतिक नियमों से? मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कथन और कारण का जो है क्वेश्चन है। कथन आपका दिया गया है, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, ओके सही है, पर्यावरण जो है अपार शक्ति का भंडार है। और इसमें दिया गया है, पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है, ये भी सही है। ए सही है तथा आर दोनों सही हैं, क्योंकि आपको देखो शुरुआत में मिल गया कि दोनों ही तथ्य जो है कथन और कारण दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया? असत्य आपको बताना है कि क्या है आपका असत्य क्वेश्चन। तो पहले पढ़ लेते हैं। जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है, सही है। जैव मंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान है, ये भी सही है, भौतिक भी हैं जैविक तत्व भी है। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, ठीक, और अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर अपघटक, अपघटित और अपघटक की बात हो रही है, यहाँ पर लॉजिक है। देखो दोनों तो आपके देखो सही हैं, असत्य पूछा गया है। अब यहाँ पर बच्चे कौन से हैं? ये दो,
इन दोनों में आपको देखना है, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर देते हैं। अगर पौधे की पत्तियां जो हैं झड़ गई, ठीक है, वो नीचे गिर गई, या फिर खुद में पेड़ क्या अपने आप क्या करता है, उसको अपघटित कर देता है? नहीं करता है, खुद को अवयव को घटित नहीं करता। यानी पत्ती अगर वहां से पेड़ से गिर गई तो है तो पेड़ की ही पत्ती, तो वो पेड़ की जो पत्ती है उसको अपघटित नहीं कर पाएगा। उसके लिए अपघटक माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, प्रोटोजोआ, ठीक, प्रोटिस्टा, ये अपघटित करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। हाँ, ये भी सही है कि ये खुद का भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, ठीक है, ये तो पॉइंट सही है आपका। यहाँ पूछा गया असत्य, तो इसका मतलब हरे पौधे जो है अपने मृत अवयवों को अपघटित नहीं कर सकते हैं। इसको अपघटित करने के लिए अपघटक का यूज होता है। और ये अपघटक क्यों करते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इसलिए इसको कोई भी चीज को अपघटित कर देते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। लॉजिक देखो, दोनों का देखो, आंसर भी इसी में था, ठीक, और रीजन भी इसी में था। तो इसमें असत्य पूछा गया तो कौन सा असत्य है? ये वाला, बाकी सब सत्य हैं। आई होप आपको चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों को काटने का परिणाम। भाई वन अगर काटेंगे तो क्या होगा? वर्षा और नमी में वृद्धि, सही है। मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़, ये भी सही है। अगर वन को काटने का परिणाम क्या होता है ये आपको बताना है। वर्षा और नमी में वृद्धि, अगर वन काट देंगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि नमी में वृद्धि हो जाए। उष्णता में कमी, ये भी नहीं है। तो अगर वन काट देंगे तो आपने देखो इंपॉर्टेंट सुना होगा, जाना होगा कि मृदा अपरदन होता है वनों को काटने से। और अनियंत्रित बाढ़ भी जानते हैं कि भाई वर्षा होगी तो बाढ़ भी आएगी, तो बाढ़ के बगैर तो, अगर वर्षा होगी तो बाढ़ अगर नहीं होगा तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। और वर्षा कब होगी? वनों के काटने से वर्षा अधिक होती है। हाँ, ये सही है कि वर्षा होती है, लेकिन नमी में वृद्धि यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो सीधा सीधा लॉजिक लग रहा है, अनियंत्रित बाढ़ जरूर होगी। भाई वर्षा होगी तो बाढ़ आएगी और मृदा अपरदन होगा, तो वनों के काटने का परिणाम होता है। तो आपका इंपॉर्टेंट यूपीपीसीएस 1999 में क्वेश्चन आया था और ये आता ही रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से जान गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ये, वनों के काटने से मिट्टी का क्षरण, मृदा अपरदन और अनियंत्रित बाढ़ होती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वृक्षों तथा वनों के काटने से किस प्रक्रिया को हानि होती है? वायुमंडलीय परिवर्तन होता है, प्रदूषण का खतरा, ये भी होता है। भाई वृक्ष नहीं होंगे तो प्रदूषण तो बढ़ेगा, भूमि संरक्षण, ये भी होता है। तो इसमें राइट आंसर उपयुक्त सभी, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, सही है। यह कथन किसने दिया था ये आपको बताना है। तो गैस कीजिए कौन होंगे? चार्ल्स डार्विन नहीं, लैमार्क नहीं, डेविस नहीं, ए फिटिंग, ठीक है। ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, लैमार्क इन दोनों को तो कैंसिल कर दो। डेविस और ए फिटिंग में आपको पता होना चाहिए, ये भी नहीं है। और राइट आंसर ए, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ये कथन कहा था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। भौतिक वातावरण की बात हो रही है, क्योंकि पर्यावरण में क्या है? पर्यावरण में भौतिक और जैविक वातावरण मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जिसमें पूछा गया भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। भूमि के रूप, भूमि होती है भौतिक वातावरण में, मिट्टियां होती हैं, खनिज होते हैं, बस्तियां, ये थोड़ा सा आपको लॉजिकली देखा, सोशियोलॉजी का टर्म है, ये इसका राइट आंसर होगा, तत्व नहीं है, बस्तियां। नेक्स्ट है सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा है? नेक्स्ट है सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतिवादी। नियतिवादी में क्या माना गया है? अभी आपने सतत विकास की बात जब कर रहे थे, स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हमने अभी बात की थी, तो इसमें नियतिवादी में आपके हर्बर्ट और वो रेड जेल आते हैं। तो नियतिवादी में मनुष्य को किसमें माना गया? प्रकृति में। तो ये अवधारणा जो है सतत विकास से रिलेटेड ना होके, ठीक है, एक अवधारणा है निश्चयवाद की। तो सतत विकास की बात हो रही है, तो सतत विकास में आपका सेकंड देखते हैं संभववादी, संभावना की बात नहीं होती है। नवनियतिवादी अवधारणा, ये सही है, नवनियतिवादी की जो नवनियतिवादी अवधारणा है वो रिलेट करती है किससे? सतत विकास से। और सतत विकास में आखिर क्या अवधारणा के रूप में माना गया है? कि हम प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए, ठीक है, भावी पीढ़ियों के लिए क्या करेंगे? बचाव करेंगे, संरक्षण करेंगे उनके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए।
तो ये आता टर्म जो है नवनियतिवादी में आ जाता है कि हम भावी पीढ़ियों के लिए क्या बचा के रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ये पूछा गया था आपका क्वेश्चन आईएएस में, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिए भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। सीडीएस और पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्रों से, भौतिक जैविक सांस्कृतिक तत्वों पर परस्पर क्रियाशील तंत्रों से। ये आपको इजीली पता चल गया होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं, हाँ सही है भाई, वन्य क्षेत्र ऐसा है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ, क्योंकि हमने वन्य क्षेत्र को क्या करा है कि फील्ड में कन्वर्ट किया है, पेड़ों को काटा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 50% से कम, 50% से अधिक, 75% से कम, 25% से कम। तो इसका अब जो है सीडीएस में पूछा गया था, इसका आप ध्यान रखिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। 50% से कम, जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन जो हुआ है वो 50% से कम है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका एसएससी में पूछा गया है 2003 में। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? ये आपको पूछा गया है एसएससी में, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पर्यावरणीय निश्चयवाद, और निश्चयवाद में अभी हमने आपको बताया था, जिसे निश्चयवाद अभी देखेंगे आपका सतत विकास के कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था निश्चयवाद, जो जिसमें माना गया है प्रकृति ने ही मनुष्य को बनाया है, ये है आपका निश्चयवाद। तो ये किसने उसमें आए भी थे? कार्ल रिटर। ये आपको कॉन्सेप्ट एक सेकेंड में दिखा देता हूं। चलिए देखिए, यहां पर है कि नियतिवादी भूगोलवेत्ता, किस प्रकार के वैज्ञानिकों ने प्रकृति को सर्वशक्तिमान एवं नियंत्रक माना है और कहा है मानव जीवन पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है। ऐसे जो है जिन्होंने कहा है वो नियतिवादी या फिर निश्चयवादी कहलाते हैं। 1920 तक बना रहा यह सिद्धांत, निश्चयवादी और नियतिवादी भूगोलवेत्ता। इसमें देखो आपके हम्बोल्ट, रेडजेल और कार्ल रिटर है। तो इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। यह है आपका क्वेश्चन, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक आपके कार्ल रिटर थे, जिसमें निश्चयवाद क्या कहता है कि मनुष्य को प्रकृति ने बनाया है। आई होप इसका राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्यावरण से अभिप्राय। पर्यावरण की जो है परिभाषा, भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्रकृति दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अन्य क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। देखो ये पीसीएस में पूछा जा चुका है, और यहाँ पर लास्ट में भी देख लेते हैं उपयुक्त सभी। तो ये बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट हैं वो सब सही हैं, ठीक है, तो आप इससे लॉजिक लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर है, पीसीएस में पूछा गया है। चलिए भाई, इसका राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 में किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ये पूछा गया है। ये आपको पता है, पीएससी उत्तराखंड में पूछा गया है। बहुत ही इसका आंसर जो है इजी है। अभी हमने जो है 2002 के कॉन्सेप्ट में सतत विकास की हमने काफ़ी अभी बात की थी, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन अभी आपने अगर वीडियो देखा है यहाँ तक, आप अगर आ ही गए हैं तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस प्रकार आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका सतत विकास सही है, तो इसका राइट आंसर ए। सतत विकास से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। सतत विकास के लिए आवश्यक है, ये आपका जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध, हाँ सही है, निर्धनता को घटाना सही है, तो उपयुक्त सभी। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की बात हो रही तो भाई सब कुछ ही डेवलपमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, 16 भी आप देख लीजिएगा। 16वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ और जैव समूह कहलाता है। तंत्र में क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ होना चाहिए, जैव समूह क्या कहलाता है? संक्रमण, इकोटोन, अनुक्रम, चरम अवस्था, क्रमिकी। तो ये आपको ध्यान रखना है, संक्रमण इसका राइट आंसर है। टिकाऊ, इकोटोन, इकोटोन से आपको ध्यान रखना है कि एक टिकाऊ और जैव समूह है। नेक्स्ट है 17, धारणीय विकास।
किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ये आपका प्राकृतिक संसाधन। भाई धारणीय विकास जो बात होती है निश्चय बात, ठीक है, उसमें बात होती है सिर्फ प्राकृतिक की। तो भौतिक, सामाजिक, औद्योगिक, सामाजिक, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ये पूछा गया है। भारत में धारणीय विकास, धारणीय अवधारणा के अंतर्गत विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत सौर ऊर्जा और आपका जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो इसमें सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत या फिर परमाणु ऊर्जा। तो देखो जल विद्युत, यहाँ अभी हमने पिछले देखा था धारणीय विकास में किसकी किसकी बात हो रही है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा, प्राकृतिक जो संसाधन है इनकी बात हुई है, तीन की। तो इसमें आपका जल विद्युत ऊर्जा बिल्कुल राइट है। पीसीएस 2012 में पूछा गया था, यूपी पीसीएस। अगला नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस। आपको पता है, बहुत ही इजी है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। नेक्स्ट भी आप देख लीजिएगा, निम्न में से एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। भाई पर्यावरण की सुरक्षा की बात करें तो धारणीय विकास आता है आपका, गरीबी कम करना आता है, कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है। कागज के थैलों का प्रयोग अगर करेंगे तो भी आता है, पॉलीथीन का यूज नहीं करना है। वातानुकूलन, ये है वातानुकूलन, एसी का यूज, तो ये गलत है आपका। ठीक, आई होप जो है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, यूपी यूडीए और एलडीए 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा गया है, पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। पीसीएस 2013 और 14 में पूछा गया था, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो डेट है 1986। अभी पीछे जो है हमने इस कॉन्सेप्ट को पूरा किया था, आप देख लीजिएगा पीछे एक बार वीडियो और वॉच कर लीजिएगा। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था आपको, द फ्यूचर वी वांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन क्या है? ये क्या है? आईएएस 2015 में पूछा गया था। यह धारणीय विकास पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। पहला ही आंसर इसका सही है। विश्व व्यापार नहीं, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल इंटरगवर्नमेंट नहीं, यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों नहीं। धारणीय विकास, सतत विकास की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है ये। ठीक है, रियो 20, इसको पढ़ लेते हैं। विचार करना है, धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। ठीक, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भाई धारणीय विकास, यहाँ पर ये देखिएगा पॉइंट, अभी तक हमने जो अभी धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो भी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी 1972 और वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम की बात नहीं हुई है। भाई इसकी बात नहीं हुई है। अभी हमने धारणीय विकास की जब बात की थी तो यहाँ क्लब ऑफ रोम कहीं भी आया ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो है गलत है। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, ये सही है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, समाचारों में कभी कभी देखने वाले एजेंडा 21, ठीक है, के संदर्भ में विचार करना है। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। सही है, एजेंडा 21 ये सही है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तो भाई ये भी दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25, समाचारों में कभी कभी देखने वाले एजेंडा 21 की बात होती है। तो एजेंडा 21 में यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक, तो यहाँ पर जो है धारणीय विकास के लिए अभी एजेंडा 21 जो है वर्ल्ड 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसमें एक सही है, तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1। ठीक, नेक्स्ट है, पृथ्वी सम्मेलन 5 आयोजित हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 5 आयोजित कब हुआ था?
ये पूछा गया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुआ था 1997 में। ये थे हमारे 26 क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, और ये हमारे हो गए कंप्लीट। और अब जो है बुक में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होता है, अध्याय 2, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो हमने पर्यावरण की बात कर ली, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनकी बात कर ली, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी भी बात कर ली। तो हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 के साथ एक बार फिर से उपस्थित होंगे नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो।